सो हेलो एवरीवन, दुर्गा दिस साइड एंड बैक ना वीडियो। तो आज हम ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं यामाहा MT-15 2.0 का। और आज हमारे साथ हमारे भाई हैं जो बाइक के ओनर हैं। सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके मन में है, जो मेरे मन में है, और सबसे मज़े की बात कि आप क्या सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और कमेंट करके मुझे पहले से ही मैं बोल रहा हूँ बता देना कि आपके पास बाइक है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, आफ्टर सेल सर्विस कैसी रही है। क्वेश्चन भी मैं भाई से पूछूंगा, माइलेज, सीट का कंफर्ट कैसा है, जैसे कि आप सबको लोग बताते हैं, क्या वैसा सच्चाई है। तो चलो फिर चलते हैं भाई के पास और भाई से उनका ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। तो चलो, तो ये है अपनी MT-15 V2। तो सामने यहाँ पे आपको UHD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, और इधर साइड अपना DRLs हो गया, प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और उसके बाद बात करें इसके इंजन की, तो भाई साहब ये प्रोड्यूस करता है 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 18.4 bhp। और भाई ये आता है लिक्विड कूलिंग के साथ, और 155 cc का इंजन है और लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बस सिंगल चैनल ABS है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है यार। आप 2 लाख एक बाइक का लेते हो और सिंगल चैनल ABS देते हो। तो अभी चलो अब भाई से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपको बाइक कैसी लगी और क्या सीन है उनका। चलो बात करते हैं। सो हमारे भाई का नाम है हिमांशु और ये रही उसकी बाइक। तो भाई चलो अब भाई से क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि MT-15 लेने के बाद इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसका इंजन कभी साथ तो नहीं छोड़ेगा। अभी तुमको कितना टाइम हो गया इस बाइक को परचेज किए हुए? अभी 2-2.5 महीने हो गए। और 2-2.5 महीने में मतलब परफॉर्मेंस कैसी लगी? बाइक की हीटिंग इशू वगैरह है? क्योंकि अभी ठंडी चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इतना खास आया होगा, मगर फिर भी कुछ देखने को मिला हो। नहीं, कोई हीटिंग इशू वगैरह कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा इंजन है इसका। MT का परफॉर्मेंस एक नंबर है। RS से मैंने भी ड्रैग किया था। एक्सीलरेशन के मामले में तो निकल जाती है, लेकिन नेकेड है तो टॉप स्पीड के मामले में। और 155 cc से कितनी परफॉर्मेंस लो। अच्छा, नेकेड की बात की है तो ये बताओ, कभी मतलब हाईवे में जा रहे हो, बगल से साए से ट्रक निकला हो तो बाइक कभी हिली तुली तो नहीं? अरे भाई मत पूछो। 100 के ऊपर पहुंचती है तो 100 के नीचे तुमको ट्रैफिक में फुल कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जैसे ही तुम टॉप स्पीड अचीव करना चाहोगे तो जैसे हाईवे पे चलते हो, बहुत तेज चलते हो, कटिंग मारते हो तो वॉबल करती है गाड़ी, क्योंकि हल्की है। जाहिर सी बात है, उतना पावर दे दिए इतनी स्पीड में, इतनी हल्की गाड़ी। हाँ, तो जब गाड़ी हाई स्पीड में रहती है, सामने से जो विंड ब्लास्ट आता है उसकी वजह से थोड़ा गाड़ी वॉबल करती है। और उसके बाद अगर बात करें भाई, माइलेज कितना देती है ये बाइक आपको? माइलेज तो भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से तो माइलेज की बात ही मत करो, क्योंकि 40 का माइलेज दे देती है। बहुत है इसके लिए 40 का माइलेज, और वो भी हम लोग रैश ड्राइविंग करते हैं इस वजह से। नहीं तो अगर नॉर्मली आप ड्राइव करते हो तो आपको 50-55 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। 50-55 का आराम से मिल जाएगा। 50 मान लेते हैं अगर हाईवे पे जाते हैं तो, है ना। तो और हाईवे पे कंफर्ट कैसा लगा कि बम में? क्योंकि भाई अब इसकी सीट है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, पिलियन के लिए तो बहुत मुश्किल करता होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ भाई? हाँ, ये तो है, क्योंकि हमारे लिए तो चलो ठीक है, हम तेज़ चलाते हैं, उससे ज़्यादा तो हमको थ्रॉटल की स्पीड पता चलती, जितना कंफर्ट नहीं पता चलता है, उतना ध्यान जाता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो पिलियन के लिए जो पीछे बैठता है, जब तेज़ चलती तो वो डरता भी है, और उसका जो पीछे बैठने का एक्सपीरियंस है, सीट छोटी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो होती है। अब दिक्कत की मैं बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ क्यों दिक्कत होती है भाई। अब इसके भाई जो पिलियन बैठेगा वो इतनी सीट में बैठेगा, मेरे जैसा मोटा हुआ तो भाई वो तो गिर जाएगा, समझ लो। मैं बैठ के ही दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इतने पे मैं बैठ गया। अगर भाई अब इसी के नीचे जस्ट बैक लाइट है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो भाई ना कुछ संभल नहीं पाएगा। और अगर मैंने थ्रॉटल अचानक से दी थी तो बंदा बैक मार जाता है पूरा, और वो जरा सी जगह रहती है, वो संभल नहीं पाएगा और उसको अच्छी खासी सी चोट आ जाती है। तो कोशिश करो कि भाई मतलब कि सिस्टर, या फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो मम्मी को बैठाने की, मम्मी पतली हैं, तो मत ही बैठाओ, क्योंकि ये गाड़ी उस चीज़ के लिए है नहीं। और गलती से भी आपसे हल्का सा भी ज़्यादा एक्सीलरेशन हुआ तो चोट लग सकती है। और मुझे पता है कि मैं तो घूमता ही हूँ भाई इस बाइक में, तो मुझे पता है भाई बहुत दर्द होता है और बहुत कम जगह है, स्पेस है। और उसके बाद भाई बात करते हैं तो भाई ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगी तुमको? ब्रेकिंग देखो, गाड़ी हल्की है तो जाहिर सी बात है, गाड़ी हल्की है, ब्रेकिंग तो अच्छी होनी ही होनी है। लेकिन जो पीछे की ब्रेक है उसमें ABS नहीं दिया हुआ है, कभी मान लो अचानक से कभी मार देते हैं, हल्की सी ब्रेक मार देते तो गाड़ी हल्की होने की वजह से टायर ग्रिप नहीं बना पाता, तो स्किड मार जाता है, और तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। कभी लगा हो कि एक्सीडेंट होने वाला है इस चीज़ की वजह से? एक बार ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा जा रहा था, स्पीड में ही था 60-70 की, तो मैंने पिछली ब्रेक मार दी गलती से, तो हल्की सी स्किड हो गई, तो गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस हो गई, लेकिन कंट्रोल हो गई थी। मगर बैलेंसिंग देखा जाए तो बाइक की अच्छी है। मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे कितना प्राइस लिया गया था जब तुमने बाइक परचेज की थी, तो कितना पड़ा था? देखो, प्राइस की बात करें, अगर शौक है, अगर गाड़ी पसंद आ रही है तो पैसा नहीं देखा जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं।
कितने की पड़ी थी भाई ये बताओ? ये गाड़ी मुझे पड़ गई थी 2 लाख की, तुम्हारा नाम ले लिया तो 1200 और छूट गए थे। भाई पेट्रोल का पैसा छोड़ दिया था। और उस हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि भाई देना ही देना चाहिए एबीएस पीछे? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि हाँ देना, क्योंकि मैं एक बार झेल चुका हूँ, तब मुझे एबीएस की कमी खल गई थी उस टाइम। और अपनी R15 का फिलहाल एबीएस सही हो गया। अब R15 की अपनी बात आई है तो क्या कह रहे हो बीच में भाई? क्या मतलब मैं बीच में प्रमोशन पेल देता हूँ अपनी गाड़ी का। तो अच्छा, अभी एबीएस सही हुआ है। तो जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप सबको बताता हूँ कि बहुत बुरा रहा है रायबरेली में, रायबरेली के यामाहा के सर्विस सेंटर से। तो भाई से पूछते हैं, भाई भी रायबरेली से है, उसकी बाइक में भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो भी चीज़ें जानेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विस कैसा लगा आपको? देखो, सर्विस की बात करें तो सर्विस कुछ खास नहीं है। पहले ये बताओ, तुमको कभी पहले आप बोला है किसी ने? उसकी कहानी अभी बता दी जाएगी। दरअसल बात ये है कि अगर आप पैसे से करा रहे हो, अगर आप क्लेम में जैसे जाते हो, गाड़ी में कोई कमी आ गई नई गाड़ी, तो आपको सर्विस भूल जाओगी, बहुत अच्छी मिलने वाली है। गाड़ी खड़ी करा लेंगे, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ ये हुआ कि 1 महीने से मैं पूरा मतलब आया था, 1 महीने से मतलब मैं गाड़ी लेके एजेंसी में दौड़ा, क्योंकि बॉडी में काफ़ी वाइब्रेशन आ गई थी। मुझे लग रहा था इंजन से साउंड आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था, टंकी के अंदर कुछ साउंड कर रहा था। 1 महीने मुझे दौड़ाया गया, क्या कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ है। तो कुछ सर्विस मुझे अच्छी मिली नहीं, तो मैंने ओनर से कंप्लेन किया इस चीज़ को लेके, तब जाके मेरा कुछ काम हुआ है। ओनर का कैसा रिएक्शन था भाई जब आप वो कर रहे थे? तो उन्होंने प्रॉपरली आपकी बात सुनी? ओनर की क्या बोले, ओनर को खुद खबर नहीं कि उनके सर्विस सेंटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई खबर नहीं, कैसी सर्विस मिल रही है उनके कस्टमर को, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। बस ये है कि हम लोग चले गए तो हाँ चलो काम हो गया, हम लोग को इससे मतलब है। और एक और मज़ेदार बात आपको बताते हैं, जो मेरी बाइक में एबीएस ख़राब हुआ था। आप मतलब एक बेहुदा जो एक एक्सक्यूज़ सोच सकते हो एबीएस ख़राब होने का, वो आप सोच लो। चलो मैं बाइक दिखा देता हूँ। तो भाई ये रही अपनी बाइक, और इस बाइक को पूरा निहारो और बताओ कि सबसे बेहुदा जो आंसर आप दे सकते हो इस बाइक के रिलेटेड, वो क्या दे सकते हो? देख लिया? अब मैं बताता हूँ। बाइक का मेरे एबीएस खराब हुआ है इन दोनों मिरर्स को लगाने की वजह से। उनका ऐसा कहना था भाई। हाँ, उनका ऐसा कहना था कि आप घटिया से घटिया सोच सकते हो किसकी वजह से एबीएस खराब हुआ। वो जो मिरर देख रहे हो ना आप, BMW के 2000 के, उनकी वजह से खराब हो गया। तो भाई मजाक करने का भी एक हद होती है, तो क्या कर सकते हैं फिलहाल। 4 महीने से बंदे को दौड़ाया जा रहा था कि हाँ कि गाड़ी में एबीएस की मोटर खराब हो गई, जो भी खराब हो गई हो। खराब क्या था, 4 महीने किस चीज़ के लिए चेक भी नहीं करते थे लोग, खाली एक तार हिलने की वजह से एबीएस काम करना बंद कर दिया था, इसके लिए 4 महीने दौड़ा गए। ऐसी सर्विस है, आप सोच सकते हो। और अब इस बाइक के बारे में बात की जाए, वाइब्रेशंस में भाई कितना टाइम लगा? वाइब्रेशन में 1 महीने दौड़ा हूँ, फिर ओनर से मैंने कंप्लेन की कि ऐसी सर्विस मुझे मिल रही है, बताओ अभी नई गाड़ी इतना पैसा दे के क्या मतलब कि मुझे सर्विस अच्छी मिली नहीं रही, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। तो जाके मैंने ओनर से कंप्लेन की, तो हाँ 3-4 दिन में जाके सही की गई गाड़ी। जैसा कि भाई आप स्टंट बहुत करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए भाई? क्योंकि हमारे भाई बंधु जो हैं वो स्पोर्ट्स बाइक अगर देख रहे हैं तो स्टंट रेस इन्हीं सब के लिए देख रहे हैं, कोई मार्केट में चलाने के लिए उतना खास नहीं। तो स्टंट जैसे तुम करते हो, व्हीली मारते हो, कभी स्टॉप ही मार दी, तो उसके रिलेटेड क्या बोलना चाहोगे कि बाइक में क्या प्रॉब्लम आती है कुछ, या फिर एकदम स्मूथली सब कुछ हो जाता है? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप स्टंट करते हो तो नेकेड से बेस्ट कोई बाइक नहीं है, क्योंकि जो मेंटेनेंस आता है ना गिरने के बाद, वो आप समझ सकते हो। ये मैं बता सकता हूँ। मेरे से कुछ होता नहीं है वैसे, हल्की फुल्की व्हीली, मगर यह है कि डर बहुत ज़्यादा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। बाकी जो स्टंट के लिए बेस्ट बाइक है, आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर स्टंट के लिए ले रहे हो तो आपको ये सेटिस्फाई करके ही मानेगी, बाकी सब भगवान भरोसे। तो मतलब भाई एकदम मज़ा आने वाली है। ऐसा मत सोचना कि हम लोग कुछ स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं भाई, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कोई पापा की कंपनी है जिसको एकदम सही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो रियलिटी आपके सामने वही आ रही है। अब बात कर लेते हैं बाइक के शॉकर के फीडबैक की। जब आप गड्ढे पे जाते हो तो भाई कैसा फीडबैक रहता है? झटका लगता है या स्मूथ राइड? थोड़ा डिसेंट है, हल्की गाड़ी है तो उतना कुछ पता नहीं चलता, भारी गाड़ी होती है शॉकर में पता चलता है, लेकिन हल्की गाड़ी है तो डिसेंट शॉकर है, काफ़ी आरामदायक, मतलब ठीक है, ना चल शिकायत है मुझे, ना खुश हूँ, दोनों मिक्स है। मतलब वो एक तरीके से कह सकते हो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन है। वो किसी से बात करे कुछ कह भी नहीं सकते और खुद की जलन भी होती है। तो चलो वो चीज़ है। और भाई सबसे बड़ी बात, सामने लगे हैं इसमें भाई साहब प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो कितना प्यारा है ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये बताओ जरा भाई, रात में क्या सीन है, क्या मजा आती है? रात में तो मत पूछो,
एक समझो अंधा कांड़ा रोड पे निकला चला जा रहा है, बस किसी तरह घर पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है भाई। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पता नहीं किसने बोला था, शायद मैंने ही वीडियो में बोला था कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प बहुत अच्छा कर दिया गया, मगर जब मैंने इसको चलाया रात में और सब कुछ हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इसमें। और ऊपर से यार आप इसकी लाइट को, पता नहीं यार, यमहा वाले तो भाई ऐसा ही कहते हैं हमारे यहाँ की सेट नहीं होगी, ऊपर ही फेंकेगा आसमान में। तो अब उस चीज़ का तो पता नहीं, लेकिन ठीक है। और हॉर्न वॉर्न भी इसका डिसेंट है और गर्म तो होता नहीं वैसे इंजन इसका, ठंड है तो इंजन से तो कोई शिकायत नहीं है, बहुत सही है। और क्लच वगैरह कैसा है, मतलब हार्ड लगाओ कभी? डिसेंट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। फिलहाल अभी मैंने बजाज की चला के देखी N160, उसके काफ़ी स्मूथ मुझे लगे, उसके मुकाबले टाइट लगता है। ट्रैफिक में थोड़ा पेन हो सकता है, हो सकता है। और भाई N160 सच में बताया तो काफ़ी सही बाइक है यार, वैसे देखा जाए तो एक्चुअली कोई प्रमोशन नहीं, कोई किसी की वीडियो नहीं, तो ये सच्चाई है जो मैं आपसे बता रहे हैं हम लोग। और लाइट वगैरह का बता दिया। और भाई इसका ये मुझे बताओ सबसे बड़ी चीज़, जो बेहतरीन चीज़ लगी हो तुमको इस बाइक में, सेफ्टी फीचर्स में, कि हाँ ये चीज़ नहीं हो तो इससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है। देखो पहले तो सेफ्टी में सबसे पहले ब्रेकिंग ही आती है। ब्रेकिंग तो एक नंबर है इसकी। बाकी जो गार्ड वगैरह है, ये अभी जैसे कि ये गिरी, आप निशान देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े, यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ गए हैं, बाकी गाड़ी में कहीं कोई स्क्रैच नहीं है। एक ये ज़रूरी रहता है, लेकिन इसका लगाने का एक ये माइनस पॉइंट है, जैसे कि आप बैठ जाते हो गाड़ी पे, जैसे कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मेरी तो 6 फुट 3 इंच है, मेरा तो काफ़ी देखो पैर मुड़ जाता है। लेकिन जब आप इसको क्रैश गार्ड आप MT V2 में लगवा लेते हैं ना, तो आपको एक दिक्कत आने वाली है, यहाँ पे दर्द काफ़ी होगा, क्योंकि इसका पोस्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे आपका पैर फंस सकता है। आप मान चलिए ट्रैफिक में चला रहे, कोई अचानक से आगे, अगर आपका पैर यहाँ पे चपका हुआ है, ये अटकता है ये क्रैश गार्ड, तो आप निकालने में थोड़ा आपको झंझट हो सकती है। मतलब कि बाइक लेने के बाद अगर क्रैश गार्ड भी लगवा रहे हो आप, तो इसलिए मैंने एक तरफ का निकलवा ही दिया, इधर ज्यादा पेन होने लगा था। इधर साइड का जैसे देख सकते हो आप, झूठ बोल रहा है वैसे ही निकलवा दिया है, अपने आप निकल के कहीं गिर गया। तो फिलहाल लेकिन क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी होती है कि हल्की सी भी बाइक अगर गिरी है तो बिल्कुल भी कहीं पर भी यहाँ पर डेंट नहीं आया है। चलो आगे भाई से एक सवाल पूछते हैं जो मुझे कभी समझ में नहीं आता है क्यों दिया है। तो भाई इसका कुछ काम पड़ा आज तक आपको? हाँ, कभी बॉडी बनानी होती तो ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ, तो बॉडी बन जाती है। मुझे नहीं पता यार क्यों है यार, मुझसे मत पूछो ना। और चलो उसके बाद बात करते हैं भाई बाइक के टायर्स की ग्रिप की। तो भाई ग्रिपिंग कैसी लगी जब लीन वीन करते हो, मस्त भगाते हो एकदम 110 120 तब? देखो 110 120 पे लीन मैं करूँगा नहीं इसमें, क्योंकि वॉबल होती है। मैं इसमें लीन नहीं करता हूँ, जो बात साफ है। 50-60 पे आप लीन करते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, लेकिन 110 पे आप बोल रहे हो आप सीधे चलाओगे तो भी आपको ट्रैफिक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। टायर्स मतलब कुछ खास ग्रिप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? नहीं, टायर्स की कोई गलती नहीं, गाड़ी इतनी लाइट वेट है ना कि विंड ब्लास्ट की वजह से वॉबल करी जाती है, हल्का से आप मोड़ोगे तो ऐसे ऐसे होने लगेगी, आगे से प्रॉब्लम आती है। मगर हैंडलिंग वगैरह तो भाई बहुत सही है। टायर भाई आपको पीछे इसमें 140 सेक्शन का देखने को मिलता है, 140 70 17, तो काफ़ी सही है भाई और मज़ा आती है भाई। और क्या था, कुछ हुआ है क्या? पीछे हटाओ नंबर। रगड़ गया है? कुछ नहीं ब्रो, बस गिर गया था, बस 90 डिग्री हो गई। तो ये रही भाई साइड में भाई मजाक की बात। और हैंडलिंग वगैरह भाई वॉबल थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करके दे दी। और एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ भाई से, जो चेन है आपको कितनी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि खुली हुई चेन है तो कितना मेंटेन करते हो? देखो अगर खुली चेन है तो जाहिर सी बात है कि आपको चेन लूप टाइम टू टाइम हर 500 किलोमीटर पे चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कचरा आ जाने की वजह से चेन स्पॉकेट आपका कट सकता है। तो टाइम टू टाइम आपको चेन की मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा नेकेड है, मट्टी अट्टी चपक जाती है, तो वो तो करना ही पड़ता है भाई अगर चेन खुली है तो। और गियर जब आप शिफ्ट करते हो तो कभी लगता है कि बहुत हार्ड हो गए हैं गियर शिफ्टिंग या सॉफ्ट है? नहीं, गियर शिफ्टिंग में तो जैसे कट कट की आवाज़ आती है ना, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे, और तो मैं ज़रूर आपको उनका जवाब दूंगा। और सारी अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो बताना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आईडी आ रही है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो हिट लाइक एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, ड्राइव सेफ एंड बाय बाय।